दिसंबर की ठिठुरन भरी रात थी। मुन्ना बढ़ई काम से वापस आया तो साइकिल रोककर रास्ते में ही सड़क के किनारे पड़ी लकड़ी की टूटी फूटी बेंच पर बैठ गया। सर्दी की वजह से उसके दांत कटकटा रहे थे। मन ही मन सोच रहा था, आज भी पैसे नहीं मिले। सुबह ही माँ ने कहा था कि घर में एक भी दाना नहीं है, रात में क्या बनाएगी। मुन्ना ने कहा, माँ, आज जरूर पैसे मिल जाएंगे। मैं रात को आते वक्त आटा दाल ले आऊंगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी बेंच चरमराई और बोली, मुन्ना, रो रहे हो? उठो, अपने घर जाओ। तुम्हारी माँ भूखी प्यासी तुम्हारी राह देख रही है। मुन्ना चुपचाप आकर साइकिल पर बैठ कर तरते समय उसका पाँव किसी चीज से टकराया। उसने देखा कि साइकिल के पीछे एक झोला था और उसमें दाल, चावल, आटा और सब्जियां रखी थी। वह तुरंत उठाकर घर पहुंचा तो माँ सचमुच उसकी राह देख रही थी। उसको देखते ही भागी हुई आई और उसके हाथ से झोला लेते हुए बोली, अच्छा हुआ बेटा, आज पैसे मिल गए, वरना भूखे ही सोना पड़ता। माँ ने फटाफट खाना बनाया और दोनों खाकर सो गए। मुन्ना रात भर सोचता रहा, आखिर ये सामान आया कहाँ से। दूसरे दिन जब वह काम पर गया तो उस दिन भी पैसे नहीं मिले। उस दिन उसको बहुत गुस्सा आया। उसने सुपरवाइजर से कहा, भाई, बिना पैसे के कितने दिन काम करवाओगे? कुछ तो दे दो। सुपरवाइजर बोला, काम करना है तो करो, वरना अपना रास्ता नापो। जब पैसे मिलेंगे तो दे दूंगा। उस दिन भी वह आकर बेंच पर बैठ गया और सोचने लगा, अगर दूसरा काम मिल जाता तो ये काम छोड़ देता। बेंच फिर से चरमराई और अचानक उसके नीचे एक सुरंग दिखाई पड़ने लगी। वह उस सुरंग के भीतर चला गया। वहां जाने पर उसने देखा तो सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थीं। नीचे पहुंचकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां बहुत सारे पेड़ थे और उन पर फल फूल की जगह सोने चांदी लगे थे। मुन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कुछ फल तोड़ लिए और सुरंग से बाहर आया। उन सोने के फलों को बाजार में जाकर बेच दिया और ढेर सारे पैसे मिले। उसने उनसे घर के लिए बहुत सारा सामान खरीदा। माँ के लिए 4 साड़ियाँ खरीदी। घर आया तो उसकी माँ बैठी हुई कुछ काम कर रही थी। अचानक माँ ने कहा, आज इतनी जल्दी कैसे आ गया? उसने कहा, माँ, आज से मैंने दूसरा काम शुरू कर दिया है। उसने माँ को साड़ी दे दी। माँ बोली, पहले ही दिन पैसे मिल गए बेटा। माँ साड़ी देखकर बहुत खुश हुई। उसने माँ को इतना खुश बहुत दिनों के बाद देखा था। उस दिन वह बड़े चैन की नींद सोया। सुबह उठा, नहा धोकर तैयार हुआ, फिर से उसी बेंच पर जाकर बैठ गया। बेंच चरमराई और बोली, अब तो खुश हो ना? जाओ, जितने फल चाहो तोड़ लो। मुन्ना ने चारों तरफ देखा, फिर सुरंग से नीचे चला गया और फल लेकर बेंच पर बैठ गया। उसके पास लकड़ी काटने का सामान था। वहीं बैठकर उसने टूटी फूटी बेंच की मरम्मत करके उस पर पॉलिश लगा दी। बेंच बिल्कुल नई हो गई। बेंच इस बार बिल्कुल चरमराई नहीं और बोली, तुमने तो मुझे नया कर दिया। मुन्ना बोला, इतना काम तो मुझे भी करने दो। मुन्ना सुनार के यहाँ जाकर सोने के फल बेच आया और एक अलमारी खरीद ली। बाकी पैसे लेकर घर आ गया। उसने माँ से कहा, माँ, आज मैं एक अलमारी खरीद कर लाया हूँ। अब अपनी साड़ियाँ इसी में रखना। उसकी माँ ने कहा, मुन्ना, तू इतने पैसे कहाँ से ला रहा है? कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है ना? उसने माँ को सारी बातें बताई और बोला, अलमारी भी इसीलिए लाया हूँ। कुछ ही समय में उसने अपने घर की मरम्मत करवा ली और बहुत सारा सामान खरीद लिया। अब तो पड़ोसी भोला राम की आंखों में उसके बदले हालात खटकने लगे। एक दिन भोला राम सुबह सुबह उसके पीछे पीछे गया। जब मुन्ना बेंच के नीचे सुरंग में घुसा तो वह बाहर ही एक झाड़ी में छुपकर देखने लगा। आने के बाद भी वह उसके पीछे पीछे सुनार की दुकान तक गया।
जब उसने मुन्ना को अपने झोले में सोने का फल निकालते हुए देखा तो उसका माथा ठनका। भोला राम तुरंत उसी बेंच के पास जाकर सुरंग के भीतर चला गया। सुरंग के भीतर बिल्कुल अंधकार था। वह जैसे ही वहां पहुंचा, बहुत जोर से आंधी चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। बहुत सारे जानवर इधर उधर घूम रहे थे। वह डर के मारे उल्टे पैर वहां से भागा, लेकिन सुरंग के मुंह पर एक भारी पत्थर आ गया था, जिससे वह सुरंग के भीतर बंद हो गया। पूरी रात उसी जगह फंसा रहा। जानवरों की गर्जना से उसका कलेजा मुंह को आ जाता। उस दिन जब वह घर नहीं आया तो उसकी पत्नी रोते हुए मुन्ना के घर आई। मुन्ना बोला, मैंने तो उसे नहीं देखा। दूसरे दिन जब बेंच पर जाकर बैठ गया, थोड़ी देर के बाद वह सुरंग के पास गया तो उसके मुंह पर रखे पत्थर को देखकर हैरान था। उसको हटाकर भीतर गया, देखा भोला राम बेहोश पड़ा है। वह किसी तरह उसको खींचकर बाहर लाया, उसके मुंह पर पानी के छींटे डाले। जब उसको होश आया तो वह जोर जोर से चीख रहा था, बचाओ बचाओ, वो भालू मुझे खा जाएगा, बचाओ। मुन्ना ने उसे एक थप्पड़ लगाया, तब वह चैतन्य हुआ। मुन्ना बोला, तुम सुरंग के भीतर क्या करने गए थे? भोला राम बोला, अरे तुम किस सुरंग की बात कर रहे हो? मैं तो किसी सुरंग में गया ही नहीं, बस घूमते घूमते एक भयानक जंगल में चला गया था, जहाँ बहुत सारे जानवर थे और जंगल में से वापस आने का रास्ता ही नहीं मिला। मुन्ना समझ गया कि इसको कुछ भी याद नहीं। उसने उसे अपनी साइकिल पर बिठाया और घर ले आया। उसकी पत्नी ने उसे देखा तो मुन्ना को बहुत धन्यवाद कहा। इसके बाद से मुन्ना जब भी सुरंग के अंदर जाता, चारों तरफ अच्छी तरह से देख लेता। वह हमेशा बेंच पर थोड़ी देर बैठता, फिर सुरंग के भीतर से सोना लेकर आ जाता। उन पैसों से उसने अपने जैसे गरीब मजदूरों के लिए घर बनवाया, एक अस्पताल खुलवाया। उसका जीवन बदल गया था। एक गांव में एक सुंदर नाम का दर्जी रहता था। दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर कपड़े सिलवाने आते थे। इस बात का सुंदर को बहुत घमंड भी था। सुंदर हमेशा अपनी कला का घमंड दिखाता, क्योंकि आसपास के किसी भी गांव में उसके जैसे कपड़े सिलने की कला किसी के पास नहीं थी और वह पैसे भी बहुत ज्यादा लेता था। लेकिन फिर भी लोग कपड़े सिलवाने उसी के पास आते। उसी गांव में एक ग्वाला रहता था जिसका नाम हरी था। हरी को बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। हरी बांसुरी बजाकर अपनी सारी गायों को बुलाता और गांव के लोग भी हरी की बांसुरी की धुन से आकर्षित होते थे। हरी के पिताजी का जन्मदिन आने वाला था। हरी अपने पिताजी को सुंदर दर्जी के हाथों से बना कुर्ता भेंट करना चाहता था। हरी सुंदर दर्जी के पास जाता है और कहता है, सुंदर चाचा, मुझे अपने पिताजी के लिए कुर्ता सिलवाना है, सिल दोगे क्या? उनका जन्मदिन आने वाला है। कब चाहिए हरी कुर्ता? चाचा, आप जितनी जल्दी दे दें उतना अच्छा है। 3-4 दिन में मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए 100 रुपए ज्यादा देना होगा। ठीक है, मैं आपको पैसे दे दूंगा। आप मुझे पूरे पैसे बताओ, कितने लोगे? 1100 रुपए का कुर्ता सिलेगा। चाचा, 1100 रुपए तो बहुत ज्यादा है। नहीं बेटा, कम ही ले रहा हूँ। कुर्ता भी मैं बहुत अच्छा सील कर दूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन चाचा थोड़ा तो कम करो। बेटा, सिलवाना है तो सिलवाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से, मुझे और भी काम है। ठीक है, आप सिल दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। बेटा, 500 रुपए अभी दे जाओ। हरी 500 रुपए सुंदर दर्जी को निकाल कर दे देता है। चाचा, रसीद तो दो। बेटा, रसीद की जरूरत है, तुम विश्वास रखो। ठीक है चाचा। और इतना कहकर हरी अपनी गायों को चराने के लिए निकल जाता है। अब 4 दिन बाद हरी सुंदर की दुकान पर पहुंचता है और सुंदर दर्जी को कहता है, चाचा, कुर्ता सिल गया? हाँ बेटा, सिल गया। लो चाचा, आपके 600 रुपए और कुर्ता दे दो मुझे। लेकिन बेटा, अपनी तो 1100 रुपए में बात हुई थी। लेकिन चाचा, 500 रुपए तो आपने उसी दिन ले लिए थे। नहीं, तुमने कब दिए? चाचा, झूठ मत बोलो। अच्छा, तो फिर रसीद दिखाओ। चाचा, आपने रसीद नहीं दी थी, आपने कहा था विश्वास रखो। बिना रसीद के मैं किसी के कपड़े सिलता ही नहीं हूँ।
हरी और सुंदर की बहुत लड़ाई हो जाती है। सुंदर दर्जी अपनी बात पर अड़ा रहता है और हरी के पास सिर्फ 600 रुपए ही होते हैं, वो भी हरी ने बचाए होते हैं। सुंदर दर्जी हरी को वह कुर्ता नहीं देता और हरी को बहुत सुनाता है। हरी वहाँ से चला जाता है और हरी अपनी गायों के पास बैठकर बहुत रोता है। हरी बहुत परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे। हरी की गायें हरी के पास आती हैं और उसे चाटने लगती हैं। गायों ने सुंदर और हरी के बीच की लड़ाई देखी होती है और हरी को रोता देख गायों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस दिन हरी बांसुरी भी नहीं बजाता और इसलिए ना तो कोई गाय खाना खाती है और ना पानी पीती। अब सारी गायें मिलकर जाती हैं और सुंदर दर्जी की दुकान तोड़ने लगती हैं। सुंदर दर्जी घबरा जाता है और बहुत चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। सुंदर दर्जी की आवाज सुनकर सारे गांव वाले और हरी वहां आ जाते हैं, लेकिन गायों के सामने कोई नहीं टिक पाता। सुंदर दर्जी हरी को कहता है, हरी बेटा, इन गायों को रोक लो, नहीं तो मेरी पूरी दुकान टूट जाएगी। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं लालची हो गया था और तुमसे पैसे लेने के बाद भी मैंने तुम्हें कुर्ता नहीं दिया। मैंने तुमसे कुर्ते के पैसे भी ज्यादा मांगे थे, मुझे माफ कर दो, अब ऐसा कभी नहीं होगा। जब गांव वाले ये सुनते हैं तो उन्हें सुंदर दर्जी पर बहुत गुस्सा आता है। सब उसे बहुत सुनाते हैं। बाद में सब हरी को कहते हैं कि वह गायों को रोक ले, क्योंकि इस दुकान से सुंदर का परिवार चलता है। हरी बांसुरी बजाकर सारी गायों को रोकता है। सुंदर दर्जी हरी को उसके पिताजी का कुर्ता देता है। हरी सुंदर दर्जी से कहता है, चाचा, इस बार तो गायों ने आपको छोड़ दिया, लेकिन आगे से किसी के साथ ऐसा मत करना। इतना कहकर अपनी गायों को लेकर हरी वहाँ से चला जाता है और इसके बाद सुंदर दर्जी भी सुधर जाता है। जादुई घोड़ा। एक गांव में गोलू नाम का एक तांगे वाला रहता था। वो तांगा चलाकर अपने परिवार का पेट भरता था। उसके तांगे में चलने वाली घोड़ी बड़ी ही मजबूत कद काठी की थी। उस घोड़ी का एक बच्चा भी था। गोलू दिन भर तांगा चलाता था, रात को घर लौट आता था। उसके घर के पास उसका अपना एक खेत भी था, जिसमें वो सब्जियां उगाता था। गोलू का तांगा जैसे ही घर पर पहुंचता था, घोड़ी का बच्चा दौड़कर अपनी माँ के पास आ जाता था। घोड़ी भी प्यार से उसे चाटने लगती थी। उसके बाद ही वो कुछ खाती थी। जब से घोड़ी ने उस बच्चे को जन्म दिया था, तब से गोलू के घर में अच्छी खासी बरकत हो रही थी। वो तांगे से सवारी ढोकर और सब्जी बेचकर दोहरी कमाई कर रहा था। उसके घर में सारी सुख सुविधा की वस्तुएं उपलब्ध थी। एक दिन गोलू की पत्नी उसके पास आई और बोली, मंटू के पापा, हमें इस घोड़ी की बच्चे को बेच देना चाहिए। ये घर बैठे बिठाए इतना चारा और चना खा जाता है। ये भला हमारा किस काम का? हमारी घोड़ी तो टांगा खींचती है, पर ये तो कुछ नहीं करता। दो दो जानवर रखकर क्या फायदा? फिर गोलू ने कहा, मैं मानता हूँ कि ये चारा और चना खाएगा, लेकिन एक दिन ये बहुत बड़ा घोड़ा बन जाएगा, फिर हमारे बड़े काम आएगा। फिर गोलू की पत्नी ने कहा, अभी तो हमारी घोड़ी टांगा खींच रही है और बाकी बाद में देखा जाएगा। गोलू ने अपनी पत्नी की जिद के कारण अपनी घोड़े की प्यारे बच्चे को पड़ोस के ही फूलचंद के यहाँ बेच दिया। घोड़ी की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। वो जोर से हिनहिनाई। गोलू ने बड़े ही भारी मन से बच्चे की लगाम को पड़ोसी के हाथ में थमा दिया। जिस दिन से घोड़ी का बच्चा गोलू के घर से गया, उसके साथ साथ सारी बरकत भी चली गई। गोलू की सब्जी की खेती चौपट हो गई। वो स्वयं बीमार रहने लगा। आमदनी बहुत कम हो गई। गोलू के सर पर कर्ज चढ़ता चला गया। एक दिन गोलू की घोड़ी बीमार हो गई। गोलू ने उसका इलाज करवाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। वो अचानक गिरी और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका बच्चा पड़ोस में ही था और उसके करीब पहुंच गया। गोलू भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और रोने लगा। घोड़ी का बच्चा भी
पास में खड़ा आंसू बहा रहा था। वो समझ चुका था कि उस पर ममता और प्यार लुटाने वाली उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उस बच्चे का मालिक फूलचंद उसे लेने के लिए आ गया था, लेकिन वो उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। गोलू ने फूलचंद से निवेदन किया। गोलू ने कहा, फूलचंद भैया, आपसे विनती है कि मेरा ये घोड़ा मुझे लौटा दो। जो भी वाजिब दाम होगा मैं दे दूंगा। गोलू के बहुत समझाने पर फूलचंद मान गया और उसने घोड़े के बच्चे की लगाम गोलू के हाथ में दे दी। घोड़े का बच्चा गोलू के घर के चारों तरफ दौड़ने लगा। वो सब्जी के खेत में दौड़ कर गया और वहां से एक बड़ा सा कद्दू अपने मुंह में पकड़कर ले आया। वो बार बार गोलू के कपड़े खींचकर उसे कद्दू के पास ला रहा था। गोलू ने कद्दू को अपने हाथ में उठाया तो वो बहुत भारी लगा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपनी धर्म पत्नी से कहकर घर के अंदर ले जाकर उसे कटवाया तो कद्दू के अंदर से सोना, हीरा, मोती निकलने लगा। ये देखकर दोनों पति पत्नी खुशी से झूमने लगे। घोड़े के बच्चे का ये जादुई चमत्कार देखकर वो दंग रह गए थे। उसके आते ही बरकत उनके घर में जबरदस्त दस्तक दे चुकी थी। गोलू ने अपने सारे कर्ज चुकता कर दिए। उसका घर फिर से सजने लगा। उसने एक छोटा सा व्यापार कर लिया। व्यापार में बहुत अच्छी बरकत होने लगी। माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगी। गोलू ने कहा, मैं अब तांगा नहीं चलाऊंगा। अपने प्यारे घोड़े को मैं बड़े प्यार से रखूंगा। ये तांगे के लिए नहीं बना है, ये हमारी घर की आन बान और शान है। इतना कहकर उसने घोड़े के बच्चे की गर्दन पर अपना हाथ रखा और उसे प्यार करने लगा। घोड़े का प्यारा बच्चा भी खुशी से हिनहिनाने लगा। उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ गई।